इस साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम सैनी की जमकर तारीफ। कहा सीएम सैनी हंसमुख ही नहीं कठोर प्रशासक भी हैं, हंसते हंसते करते हैं हर समस्या का समाधान। हरियाणा में सबसे पहले घर घर में पहुंचा शौचालय। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने किया कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम बनाने का ऐलान। सीएम ने कहा बहुत पहले ही बदल जाना चाहिए था नाम, हम जल्द जारी करेंगे अधिसूचना। विनेश फोगाट पर पहलवान योगेश्वर दत्त का नया तंज। कहा पहले पैसे मुंह पर मारने की बात और अब मांग रही इनाम। ताऊ महावीर फोगाट ने भी किया योगेश्वर दत्त का समर्थन। पंजाब के सीएम मान ने कर्नल बाट के परिवार को आज शाम तक कार्रवाई का दिया भरोसा। मिसेज बाट ने कहा मुख्यमंत्री ने सुना पूरा मामला, शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा के नूंह में ईद पर झड़प, 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, झड़प में 12 लोग घायल। नवरात्रि के दूसरे दिन सीएम नायब सैनी पहुंचे पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर, मां के चरणों में माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। और पूरे देश में ईद उल फितर का जश्न, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा की नमाज, एक दूसरे को दे रहे बधाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला और बात करेंगे सबसे पहले इनाम के ऊपर संग्राम की। योगेश्वर दत्त ने विनेश फोगाट पर एक बार फिर से तंज कसा है। एक तरफ है योगेश्वर दत्त भारतीय जनता पार्टी से, एक तरफ है विनेश फोगाट और वो हैं कांग्रेस पार्टी से। देखिए दोनों रिंग में तो नजर आते थे, उस समय भारत के लिए खेलते थे, लेकिन अब सियासी इनिंग में अलग अलग पार्टी की तरफ से खेलते हैं। योगेश्वर दत्त ने विनेश फोगाट पर एक बार फिर से तंज कसा है। विनेश को लेकर योगेश्वर दत्त ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। न्यूज़ 18 से उन्होंने बातचीत की और कहा पहले पैसे मुंह पर मारने की बात कहते थे, अब मांग रही है इनाम। विनेश को भी पता है वह इनाम की हकदार है या नहीं। मैंने सिर्फ अहंकार को याद दिलाया। इससे पहले योगेश्वर दत्त ने ट्वीट करके कहा था कि समय बहुत बलवान होता है, अहंकार में आकर सम्मान राशि सरकार के मुंह पर मारने की बात करने वाले आज उसी राशि को पाने के लिए विधानसभा में गिड़गिड़ा रहे हैं। बता दें कि विनेश फोगाट ने विधानसभा में सम्मान राशि का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से विनेश फोगाट को 3 ऑफर दिए गए, 3 ऑप्शंस विकल्प दिए गए। सरकार ने कहा कि आप 4 करोड़ रुपए ले लीजिए, सरकारी नौकरी ले लीजिए या फिर आप प्लॉट ले लीजिए। इन तीनों में से जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। इस बात को लेकर योगेश्वर दत्त ने विनेश फोगाट पर तंज कसा था और अब यह मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि यह पूरा मामला है क्या। दरअसल विनेश फोगाट ओलंपिक्स में 50 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन फाइनल बाउट से पहले ही, क्योंकि फाइनल में पहुंचने का मतलब था कि उनका सिल्वर मेडल पक्का हो गया, और फाइनल बाउट से पहले ही उनके वजन की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई का मतलब यह हुआ कि ना तो सिल्वर मिलेगा ना ब्रॉन्ज मिलेगा, गोल्ड तो दूर की बात है। और फिर कुल मिला के पूरे देश में विनेश को लेकर एक आप कह सकते हैं कि सिंपैथी वाला माहौल था। और इस बीच सरकार ने ऐलान कर दिया, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और ऐलान कर दिया गया कि विनेश फोगाट को एक चैंपियन की तरह ही देखा जाएगा, चैंपियन की तरह ही उनको इनाम राशि दी जाएगी। अब इनाम राशि को लेकर संग्राम आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं योगेश्वर दत्त। हमारे साथ योगेश्वर दत्त हैं। पहलवान जी, कल एक पोस्ट डाली गई आपके सोशल मीडिया हैंडल पर, वक्त बलवान है, पहले पैसे मुंह पर मार रहे थे, अब विधानसभा में गिड़गिड़ा रहे थे। किसको लेकर ये आपने लिखा? सभी को राम राम। देखिए भाई जी, सबको पता है किसके लिए बोली गई हैं चीज़ें और क्यों बोली गई हैं। क्योंकि विधानसभा में विनेश जी ने कही थी कि भाई अब मेरे को सम्मान राशि कब दोगे, आपने मेरे को बेटी बोला था मुख्यमंत्री पर कि आपने बेटी कहा था मेरे को। पर विधानसभा चुनाव में उस समय पे विनेश फोगाट ये बोल गई कि किसी ने बेटी बोल के सम्मानित करने की बात की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जब ओलंपिक था, पेरिस ओलंपिक में ये डिस्क्वालीफाई हुई थी वजन ना लेने की वजह से, जब मुख्यमंत्री ने बोला था कि भाई हम सिल्वर वाला ही सम्मान इसको देंगे। और उसके बाद इसके बहुत से बयान हैं कि भाई सरकार से मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। और विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो दुलाना हल्के में ही इसने
विनेश फोगाट ने बोला था कि सरकार अगर मेरे को सम्मान राशि देगी तो मैं वापस मुंह पे मारूंगी उसको। उसके बाद विधानसभा में खड़े होके मुख्यमंत्री जी को ये बोलना कि भाई आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, और आपने मेरे को बेटी बोला था तो सम्मान राशि कब दोगे। तो अहंकार में आके बड़ी बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए, और समय का जो पहिया है, जो चक्कर है, वो घूमता रहता है। आप विनेश फोगाट से पूछिए कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है, कोई अनुशासनहीनता में आता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए सम्मान का प्रावधान है या दंड का प्रावधान है? आपका मानना कि नैतिकता के लिहाज से ये नहीं लेना चाहिए उसको? नहीं, देखिए, सरकार सम्मान के लिए सम्मान लेना चाहिए, पर उस टाइम पे इतनी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए, और फिर मना कर दिया तो फिर विधानसभा में उठ के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और कोई सम्मान देता है तो सम्मान का अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान नहीं ठुकराना चाहिए। बड़प्पन नहीं होता। उसी टाइम पे विनेश बोलते कि भाई मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे को सम्मानित करने के लिए चुना और मेरे को बेटी बोला। पर उस टाइम पे बात अलग थी, 6 महीने बाद पहले बात अलग थी, आज बातें अलग है। तो योगेश्वर दत्त की तरफ से यह कहा गया कि सम्मान लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दरअसल योगेश्वर दत्त उन स्टेटमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं जब विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया। योगेश्वर दत्त दावा कर रहे हैं कि विनेश फोगाट ने कहा था कि मैं इनाम सरकार के मुंह पर मारती हूं, उनका दावा यह है। और इस बीच अभी क्या हुआ? अभी यह हुआ कि विनेश फोगाट ने सरकार से कहा कि आपने तो कहा था कि चैंपियन की तरह ही, सिल्वर मेडल की तरह ही आप ट्रीट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद सरकार ने कहा कि ठीक है, आप 3 में से 1 इनाम ले लीजिए, 3 ऑफर आपको दे रहे हैं। तो उन 3 ऑफर में से एक चीज चुनने को कहा गया, और इस बीच योगेश्वर दत्त की तरफ से कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है विनेश फोगाट को। इस बीच आपको यह भी सुनवाते हैं कि महावीर फोगाट क्या कह रहे हैं। महावीर फोगाट फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं और विनेश फोगाट के ताऊ हैं, और ताऊ क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे को एक मैट होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बच्चे तैयार नहीं करे, उनको जो हुडा सरकार ने जो मैट दिए, और मेरे पास जो 8-10 बच्चे इंटरनेशनल तो मेडलिस्ट थे। हमारे को जो है जो पहले जो हुडा सरकार थी 10 साल ही हमारे को कोई मैट भी नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं दी, और जो हमें जो है काफ़ी इसका जो नुकसान, बार बार जो एप्लीकेशन मैट के बारे में दी, बार बार रिक्वेस्ट करी, काफ़ी जो लोग इसको आए भी, लेकिन मेरे को मैट नहीं दिया। लेकिन विनेश का उस टाइम जो आज जो विनेश करे तो अवर के बारे में करी, कभी विधानसभा कभी या ये पत्रकार मीडिया जिन्हें कभी जो मेरे बारे में कभी बयान दिया, मेरे ताऊ ने मेरे गुरु जो ने ऐसे यहाँ तक किया, तो उससे लड़की से मैं क्या तो उम्मीद कर सकता हूँ, क्या सरकारी उम्मीद कर सकती है? जो एक अपने स्वार्थ के लिए जो है कहीं कुछ भी बोल, तो मैं आपके चलने के माध्यम से कहता हूँ अपनी जुबान पर लगाम लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की खूब तारीफ की, और इस रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कई मायनों में हरियाणा देश का पहला राज्य बन चुका है। हरियाणा में सबसे पहले घर घर में शौचालय पहुंचा। मुख्यमंत्री सैनी के बारे में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी हंसमुखी नहीं, कठोर प्रशासक भी हैं, हंसते हंसते हर समस्या का समाधान कर देते हैं। हिसार में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचे हुए थे। महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण भी उनकी तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम सैनी भी शामिल थे। अमित शाह ने सीएम सैनी की खूब तारीफ की। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे थे अमित शाह। ये सारे सुशासन के काम भी मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे और सैनी जी आगे बढ़ा रहे। ये सैनी जी जब आप उनको देखोगे तो बड़े शांत, सौम्य और एक अद्भुत व्यक्तित्व दिखेगा। हंसमुख तो है ही, पर इसके साथ साथ कठोर प्रशासक भी है। प्रशासन पर पूरी उसकी पकड़ है। जब हरियाणा में चुनाव की शुरुआत आई तब कुछ सुधार करने जरूरी थे। मेरे घर पर एक मीटिंग हुई, कुछ निर्णय हुए, 22-23 निर्णय हुए थे। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, परंतु बैठक के बाद मैंने सैनी को अकेले में कहा कि सैनी जी ये बहुत कठिन है, इतने 2.5 महीने में 3 महीने में सब पूरा करना। उन्होंने कहा वो जी हो जाएगा जी, आप चिंता मत करो जी। मुझे लगा चलो अच्छा है, कर ही लेंगे। मगर साहब चुनाव की घोषणा के पहले
सारे के सारे काम नायब सिंह ने पूरे कर दिए थे और ये इसकी प्रशासनिक क्षमता का उदाहरण। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अग्रोहा के पुरातत्विक स्थल की खुदाई की मंजूरी आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच के आधार के ऊपर हमें मिली है, जिसका हमने एक सप्ताह पहले 25 मार्च को उसका शुभारंभ भी कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है, इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज वो स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र का नाम जल्द ही बदल जाएगा। कुरुक्षेत्र धाम के नाम से जानी जाएगी धार्मिक नगरी। सीएम नायब सैनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। गीता की भूमि कुरुक्षेत्र का नाम बदला जाएगा, उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कुरुक्षेत्र धाम को नया नाम मिलेगा, नया दर्जा मिलेगा। यह दर्जा बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इस काम पर पहले किसी ने विचार नहीं किया, यह मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। सरकार जल्द अधिसूचना जारी करेगी, सीएम सैनी की तरफ से कहा गया। कुरुक्षेत्र आप कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पर कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का जो युद्ध है यहीं पर हुआ। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को और विश्व को गीता का ज्ञान इसी पवित्र धरती पर दिया और अब जल्द ही कुरुक्षेत्र धाम के नाम से जाना जाता है। इस भूमि पर ये भूमि वो भूमि पवित्र भूमि है जिसे लैंड ऑफ गीता कहा जाता है। जिस पवित्र भूमि से उस पवित्र ग्रंथ, उस वाणी का यहाँ उद्घोष हुआ है, जिस वाणी से व्यक्ति के सारे कष्ट, सारी समस्याएं समाप्त होती हैं और व्यक्ति विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाता है। ये वो पवित्र ग्रंथ जिसका उद्गम स्थल ये कुरुक्षेत्र धाम है। आज उस पवित्र ग्रंथ में हर समस्या का समाधान है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ये कुरुक्षेत्र धाम काफी दिन पहले हो जाना चाहिए था। आज परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने ये कुरुक्षेत्र धाम, जहाँ पवित्र नगरी है, धार्मिक नगरी है, देश से नहीं पूरी दुनिया से इस पवित्र भूमि पर आते हैं। तो ऐसा नोटिफिकेशन वगैरह निकालेंगे आप, मुख्यमंत्री हैं, कि कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम के नाम से जाना? बिल्कुल करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। तो कुरुक्षेत्र का नाम जल्दी कुरुक्षेत्र धाम के नाम पर जाना जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में हरियाणा विधानसभा में यह कार्यक्रम चल रहा है और हरियाणा के 9 नोडल केंद्रों से 90 युवा इसमें भाग ले रहे हैं। 3 मिनट के संविधान पर अपने विचार युवा रख रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण विशेष तौर पर मौजूद रहे। युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना इस पूरे कार्यक्रम का महत्व है और विकसित इसको नाम इस तरीके से दिया गया, विकसित भारतीय युवा संसद। Economic reforms put India on the growth path, but many small businesses were crushed. We gained rights, but did we ensure they were privileges for the few? With this comes the third era, or the one that just looks unstoppable. And why not? Will it? और अब खबर सुनीता दुग्गल से जुड़ी हुई और खबर है फतेहाबाद से। फतेहाबाद में एक बार फिर से सुनीता दुग्गल का दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि पेड़ कटने का हिस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी ना होती। यह आमतौर पर कहावत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है कि अगर पेड़ कट रहा है तो उसकी एक बड़ी वजह कुल्हाड़ी का जो पिछले का हिस्सा है जहां पर लकड़ी लगी होती है। तो आमतौर पर इस कहावत को इस्तेमाल किया जाता है कि कोई ना कोई गद्दार है जो
कुल्हाड़ी की वो लकड़ी बन गया है और पेड़ को काट रहा है। फतेहाबाद की रतिया विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने पार्टी के अंदर मौजूद अपने विरोधियों पर निशाना साधा। रतिया क्षेत्र में नए जिलाध्यक्ष प्रवीण जोड़ा के अभिनंदन समारोह में सुनीता दुग्गल ने कुल्हाड़ी की कहावत सुनाते हुए अपना दर्द बयां किया। सुनीता दुग्गल ने कहा कि हमें तकलीफ इस बात से नहीं है कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के वर्कर हैं, उनकी जहां इच्छा है वहां वोट दें, लेकिन जो अपने अंदर रहकर पार्टी को काटने का काम करते हैं उनके लिए जितने भी खराब शब्द बोले जा सकें कम है। आपको बता दें कि सिरसा से 2019 में लोकसभा सांसद चुनी गई थी सुनीता दुग्गल और जो 2024 में चुनाव हुए उसमें लोकसभा चुनाव में सिरसा से उनका टिकट कट गया था, यानी कि उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। 2024 के चुनाव में वो मौजूदा सांसद थी 2024 में, क्योंकि 19 में जीती थी। बाद में बीजेपी ने उन्हें 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो रतिया सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो जीत नहीं पाई, हार गई। इसलिए मैंने ये कहा ये पेड़ कटने का किस्सा ना होता, ये पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। अब क्या वाकई ही इस तरह से फील कर रही हैं सुनीता दुग्गल? ये एक बड़ी उनकी स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी चुनाव बहुत दूर है, अभी चुनाव चाहे विधानसभा के हों या फिर लोकसभा के हों, अभी काफी समय है, 2029 में ही अब चुनाव होंगे। और इस बीच उनकी ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पार्टी को भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश थी कि वो हारे क्यों या उनकी टिकट कटी क्यों। आगे बढ़ते हैं और अब बात जेपी नड्डा की। आज जेपी नड्डा की बीजेपी सांसदों के साथ अहम बैठक है। शाम 4 बजे थोड़ी देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बैठक करेंगे। बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा की जानी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के, और जो बीजेपी के सांसद हैं उनके साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक होगी और एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का इस समय पूरे देश में बहुत जिक्र है और इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई गई थी, उसकी सिफारिशें आ चुकी हैं, उसके ऊपर काम आगे बढ़ रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 2034 से पूरे देश में इकट्ठे चुनाव हों, जिसमें विधानसभा और इसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव भी इकट्ठे होंगे। और इस बीच 4 बजे अब से थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बैठक होगी और उसमें हरियाणा के भी सांसद बैठेंगे और कहीं ना कहीं जो चर्चा है या कहिए कि पूरी तरह से फोकस इस बात के ऊपर होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो इस समय भारतीय जनता पार्टी सोच रही है वो कैसे मुमकिन हो पाएगा और कैसे हो पाएंगे पूरे देश में। चलिए ईद के मौके की अब बात करते हैं। एक तरफ ईद के मौके के ऊपर पूरे देश में जश्न है और मुस्लिम समुदाय की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच एक ईद पर खबर आई नूंह से। बवाल हुआ है। ईद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। हिंसक झड़प में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। नूंह मेवात का ये पूरा इलाका ऐसा है जहां पर जिसे मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है और वहां पर ईद के मौके के ऊपर 2 पक्षों के बीच ये झड़प हो गई। ये झड़प खूनी रूप अख्तियार कर गई और ईद का मौका था और इस बीच पुलिस भी वहां पर है और एहतियातन, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ऐसी झड़प और ऐसे मौके पर हो जाती हैं, तो इसलिए जो पुलिस है, कई थानों की पुलिस उस जगह पर, उस इलाके में लगा दी गई। किस बात को जी? ये पहले से ही रंजिश चल रही है इनकी आपस में। कौन कौन गुट है आपका? क्या नाम है? कौन कौन सा गुट है दोनों तरफ से? मेरा नाम सिराजुद्दीन, उधर से जम्मा। को किस बात को लेकर है पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश ही कि ये खेत का लफड़ा चल रहा बहुत दिन से, उसमें मुकदमा दर्ज है। लेने वाले ने ले लिया, बेचने वाली बेच गई, वो गई। कितने घायल हुए दोनों तरफ से, क्या कुछ पता चल पाया? अरे जानते हैं कितने खान की फूटी हैं भाई। क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें? अरे इंसाफ हो जाए, इनको फैसला हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और खबर सोनीपत से है। सोनीपत में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। ईद के मौके पर स्कूल के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया हिंदू संगठनों की ओर से। कुछ दिन पहले स्कूल में ईद का आयोजन हुआ था। बिना सूचना दिए ईद का कार्यक्रम करने का आरोप है।
और हिंदू संगठनों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई और उसके बाद ईद के मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। स्कूल के अंदर जो कि हमारे हिंदू बच्चों के सामने अल्लाह अकबर के नारे अस्सलाम वालेकुम और एक ईद मिलाद का कार्यक्रम किया गया था, जो कि शिकायत सेक्टर 27 थाना में शिकायतकर्ता के द्वारा दी गई है। उस पर कार्रवाई जो अभी चली हुई है, लेकिन जो हमारा हिंदू समाज है, हिंदू समाज की व्यवस्था को देखते यहाँ पवित्र करने के लिए इस पर गंगाजल छिड़का गया है। यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि शनिवार को एक प्रोग्राम रखा गया था दिल्ली विद्यापीठ स्कूल में, और उस प्रोग्राम में हमारे जो हिंदुओं के बच्चे हैं उनको अल्लाह अकबर के नारे लगवाए गए। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है झज्जर से। झज्जर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्राले की जबरदस्त टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में ओवर स्पीड ट्राला घुस गया। अपने ही ट्रैक्टर के टायर के नीचे दबने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंट लेकर ये ड्राइवर जा रहा था। बहुत ही भयानक हादसा है। तेज रफ्तार इसको वजह बताया जा रहा है और इस बीच एक व्यक्ति की मौत की खबर भी है जो ट्रैक्टर ट्रॉली को चला रहा है। हाँ, ये अपने मकान के लिए चला रहा था इधर बच्चे से। मारोट बस अड्डे के पास पहुंचते ही पीछे से एक हाईवा आया, उसने एक्सीडेंट किया। तो ट्राला चालक मौके से फरार है। ट्रक वहीं है, मौके पर हाजिर है। पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम चल रहा है। अगली खबर नोएडा से। नोएडा में फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। सूरजपुर में कूलर की फैक्ट्री में आग लगी और वायरिंग में फॉल्ट होने की वजह से आग लगने की आशंका है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं और कुछ तस्वीरें यहां पर हम देख पा रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत भयंकर आग है और धुएं का गुबार बहुत दूर से वहां पर नजर आए। नोएडा की तस्वीरें हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश की, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर के साथ लगता हुआ बड़ा शहर, और आग बुझाने की कोशिश इस समय जारी है। जो जानकारी है कि कूलर की एक फैक्ट्री थी जहां पर जो वायरिंग में कोई फॉल्ट था उसकी वजह से आग लग गई। और क्योंकि गर्मी का सीजन अब लगभग शुरू हो चुका है और इस बीच कूलर की प्रोडक्शन भी बिल्कुल पीक पर है और इस बीच ये तस्वीरें अपने आप में कहानी को बयां करती हैं। और मुंबई के मलाड में दो समुदायों के बीच बवाल हुआ है। गुड़ी पड़वा पर दो समुदाय भिड़ गए। भगवा झंडा लेकर जा रहे लोगों पर हमला हुआ। जो आरोप है, मलाड इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मुंबई के मलाड इलाके में दो समुदायों के बीच बवाल की खबर है। दो समुदायों के बीच बवाल हुआ है और इस बवाल के बीच आपको बता दें कि जो अभी तक जानकारी है कि भगवा झंडा लेकर जा रहे थे लोगों पर हमला कर दिया गया और इस बीच ये तस्वीरें सामने आई। और उधर अंबाला छावनी नगर परिषद के गेट पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर्मचारियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर वो मजबूर होकर नगर परिषद के गेट के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला नवनियुक्त नगर परिषद चेयरपर्सन स्वर्ण कौर तक भी पहुंच चुका है, तो उन्होंने भरोसा दिलवाया कि उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी और जल्द ही कर्मचारियों की मांगों को हल किया जाएगा। और वेतन को लेकर 3 महीने से उनका आरोप है कि 3 महीने से हमें वेतन नहीं मिला। हम डोर टू डोर के कर्मचारी हैं जी और हमारा 3 महीने का वेतन है जी। उसके विषय में हम आए हैं जी। हमारा 3 महीने का वेतन है जी। हम उसके लिए अपना हक लेने के लिए नगर परिषद में आए हैं जी। हमारा जो ठेकेदार है उसके बिल नहीं हुए जी 3 महीने से जी। तो ठेकेदार बोलता है जी मेरा जो बिल होगा तो मैं तभी आपकी सैलरी पा पाऊंगा। अब मेरे पास भी पैसे नहीं है जी। नगर निगम उनके बिल कर नहीं रहा जी। तो हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं 2-2 महीने की फीसें मांग रहे हैं जी स्कूल वाले, तो हम कहाँ से देंगे जी जब हमारे पास पैसे नहीं है जी। हमारे पीपे खाली हो गए हैं जी। हम कहाँ से खाना खाएंगे जी। हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं जी, किसी की दवाई चल रही है जी और कईयों के तो बिजली के मीटर भी उतर चुके हैं। हमारे ये नगर परिषद के जी जो ये कार्यकर्ता हैं डोर टू डोर के सारे आए हुए हैं।
और हरियाणा प्राइम में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा के साथ।